mechanics, and in mechanics, this is the first thing which we did, where we were basically discussed few graphs. आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ था। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहले हमने तो डिस्प्लेसमेंट को ही चेक किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या चेंजेस आ रही है। ओवर हियर डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, in this part displacement is constant, like displacement is not changing. In this part of the graph displacement is increasing with respect to time. In this part of the graph the displacement is also increasing with respect to time. And so ऐसे ऐसे और ऐसे तीनों का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है। और ये जो हमने बनाया था इसका मतलब था रिटर्न जर्नी। दिस वाज शोइंग द रिटर्न जर्नी या फिर बैकवर्ड जर्नी। ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ में हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट थी, तो जिसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ वेलोसिटी वाज जीरो। थर्ड पार्ट ऑफ द ग्राफ वेलोसिटी वाज increasing, and this one velocity was decreasing। ठीक हो गया, velocity was decreasing। यहाँ पे this part of the graph uniform velocity, because the gradient of the displacement time graph gives you instantaneous velocity. Exactly the same way gradient of velocity time graphs gives you instantaneous acceleration. In this part of the graph velocity was increasing, here velocity was uniform। So आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फर्क आता है। Here velocity is increasing, ठीक है, here still velocity is increasing। ठीक हो गया, this part also shows velocity is increasing। This part of the graph shows velocity is decreasing। अब इस केस में हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं, बिकॉज द ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हियर द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, here acceleration is zero because velocity is not changing, here velocity is increasing but increasing acceleration होगा, so acceleration will be increasing, here acceleration is decreasing। ठीक हो गया। यहाँ पे इसका भी मतलब रिटर्न जर्नी नहीं है। दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ ओनली रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। दीज आर द थिंग्स व्हिच वी डिस्कस्ड यस्टरडे, और साथ में हमने कुछ ग्राफ्स को डिस्कस किया था। एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, यहाँ पे बेटा अब आपके पास मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच किया था, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें स्केच करना था। एट दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, velocity is increasing, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी हम इस तरीके से शो करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके उसके बाद आपके पास आता है this part of the graph shows uniform velocity। So here in velocity time graph the velocity is uniform। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन से शो होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं वेलोसिटी वाज डिक्रीजिंग, so दिस इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी, so दिस इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी का आपके पास ऐसे कर्व होता है। ओके, फिर एक और ग्राफ मैंने स्केच किया था, दिस वाज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक पार्ट ये था उस जर्नी का और एक पार्ट ये था। अच्छा, अब उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आपको स्केच करना है, यू नीड टू चेक व्हाट इज हैपनिंग टू द वेलोसिटी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है
या ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है या डिक्रीजिंग वेलोसिटी है. द ग्रेडियंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू instantaneous velocity. You can see in this part of the journey throughout the velocity is uniform. So uniform velocity means horizontal line here with zero gradient, because velocity time graph में gradient acceleration होता है. Uniform velocity means zero acceleration. तो zero acceleration यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की लाइन हॉरिजॉन्टल होगी. अब इसकी लाइन भी हॉरिजॉन्टल बनेगी, इसकी लाइन भी हॉरिजॉन्टल बनेगी, दोनों की. बट द पॉइंट हियर इज which velocity is more. So the steepness, the gradient represents the velocity here. So whichever is more steeper is basically more velocity. यहाँ पे steepness ज़्यादा है, so this part of the journey has a greater value of the velocity here. This steepness is less as compared to the previous one, so it means it has less value of the velocity as compared to the previous part. So this is how we were supposed to do the graphs. आज हम आगे चलते हैं. अच्छा जी, अब ये एक ऐसी चीज है जो हमने आईजीसीएसई में नहीं की हुई. कल मैंने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिटर्न जर्नी हमने कल नहीं देखा था. सिर्फ मैंने इतना बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ नीचे आ रहा है, सो इट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट डज नॉट मीन द रिटर्न जर्नी. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें रिटर्न जर्नी कैसे शो करना है, आज हम उसको देखेंगे. तो ये मैं एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक हो गया. ओके, तो लेट्स सपोज, ठीक हो गया. सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Now this thing you haven't seen in your IGCSE. ठीक हो गया. ये आपने अपने IGCSE में ये चीज नहीं देखी. अब यहाँ पे let's call them as A part of the journey, B part of the journey, C part of the journey and D part of the journey. अब यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, सब ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं. ये तो हम कर चुके हैं अपने आईजीसीएसई में. द न्यू थिंग इज दैट दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ व्हिच इज बिलो द एक्स एक्सिस. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक हो गया. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, द वेलोसिटी इज decreasing with respect to time. So it means this is positive acceleration, A part of the journey, and B part of the journey is again सॉरी इज स्टिल अ फॉरवर्ड जर्नी. ठीक हो गया. ये फॉरवर्ड जर्नी ही है. मैंने आपको बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब ग्राफ नीचे आएगा इट ओनली रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन. यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है. द पार्ट ऑफ द ग्राफ विच इज बिलो द एक्स एक्सिस शोज रिटर्न जर्नी. ठीक हो गया. अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं. अगर मैं इसका यहाँ पे आपके सामने पाथ कंस्ट्रक्ट करूँ, पाथ ऑफ जर्नी, याद रखें बेटा आप लोगों के सिलेबस में स्ट्रेट लाइन जर्नीज हैं. सिर्फ एक लाइन के ऊपर जितनी भी मोशन है पूरी काइनेमेटिक्स में एक लाइन के ऊपर ही आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा. अच्छा, द ए पार्ट ऑफ द जर्नी इज बेसिकली फॉरवर्ड जर्नी को आपके रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. द ए पार्ट ऑफ द जर्नी इज रिप्रेजेंटिंग द फॉरवर्ड जर्नी, और उसमें आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है. ठीक हो गया. दिस शुड नॉट बी न्यू फॉर यू. ये हम अपने आईजीसीएसई में ए पार्ट को देख चुके हैं, बी पार्ट को भी देख चुके हैं. बी पार्ट इज स्टिल अ फॉरवर्ड जर्नी. द कार इज स्टिल मूविंग फॉरवर्ड, but you have applied brakes. आपने जब whenever you apply brakes, it doesn't mean you have started moving in the backward direction. When you apply the brakes, the car starts to slow down while keeping on its journey in the forward direction. So B part of the journey still represents the forward journey with negative acceleration. So A is going to be negative in this case. Remember, velocity time graph में
रिटर्न जर्नी सिर्फ वो पार्ट शो करेगा जो एक्स एक्सिस से नीचे होगा, दैट इज ओनली गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिटर्न जर्नी. सो सी पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग यू द रिटर्न जर्नी. यहाँ से इसका मतलब है कि आपकी वापसी शुरू हो गई है. ठीक है, चलें पहले हम साथ साथ पाथ भी बना लेते हैं, ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ रखते हैं. अब फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ओ, आपने ओ पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक हो गया. एंड लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट एक्स. ओके, अच्छा, आप यहाँ से गए पॉइंट एक्स तक. चलें अब यहाँ पे बल्कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है तो एक्स से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ें इसको. आपने, इसका मतलब है आप आगे वाली साइड पे गए. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. ठीक हो गया. दिस इज ए, आपने ओ से स्टार्ट किया. ए इज शोइंग यू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. ठीक है. देन उससे आगे आपने बी पार्ट ऑफ द जर्नी ब्रेक सप्लाई की. दैट इज ऑल्सो द फॉरवर्ड जर्नी. नाउ सी पार्ट ऑफ द जर्नी, आप उसी लाइन पे वापस आए. अब मैंने आपको बताया लीनियर मोशन है आपके, उसमें एक लाइन में मोशन है. तो यहाँ से अब इसके ऊपर मैं लाइन ड्रॉ करके नहीं शो करूंगा सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, तो वो मैं वैसे ही समझाने के लिए नीचे वाली साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ. देन यू स्टार्टेड योर रिटर्न जर्नी. दिस इज शोन बाय द सी पार्ट. ठीक हो गया. एंड देन वापस आपने ब्रेक्स को अप्लाई किया. एंड देन यू गेट बैक टू दिस. ये आपके पास आप डी पार्ट ऑफ द जर्नी आ गया. दिस इज बेसिकली द एक्चुअल पाथ ऑफ द जर्नी. सो ए इज फॉरवर्ड जर्नी, बी इज फॉरवर्ड. जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे, बी में भी आप उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है. सो ए से बी तक हुआ क्या, ए से लेकर ए पार्ट यहाँ तक आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी. इस पार्ट में आपने ब्रेक सप्लाई की और यहाँ आके आप रुक गए, वेलोसिटी जीरो हो गई यहाँ पे. देन यू स्टार्टेड मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक हो गया. और फिर डी डी पार्ट ऑफ द जर्नी. अब सी और डी पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को थोड़ा सा देखते हैं. अब अक्सर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको इस तरीके से याद करेंगे कि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ये भी नेगेटिव होगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इट इज बिलो द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे चीजें ऑपोजिट होने जा रही हैं. तो इसको समझने का बेहतरीन तरीका ये है बेटा, आप मुझे ये बताएं इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है. व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. हम्म व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट. Sir, zero. यस, इट इज जीरो. अब जैसे जैसे वक्त चलता जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू द वेलोसिटी. इज इट इंक्रीजिंग. नेगेटिव वैल्यू को छोड़ें, नेगेटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इस केस में सिर्फ आपको रिटर्न जर्नी शो कर रहा है. सो लेट्स सपोज यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, यहाँ -5 होगी. सो बेसिकली वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. वेलोसिटी इंक्रीज करने का क्या मतलब है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. सो बेसिकली द थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी विच इज सी, that is a positive acceleration. Do not get deceived by the negative gradient of this particular line. So this is actually positive acceleration. The D part of the journey is where you apply the brakes. आपकी velocity, let's suppose the maximum velocity was over here -5. Minus sign is only representing you the journey in the opposite direction as compared to the first part. तो यहाँ पे अब आपकी वेलोसिटी इवेंचुअली -5 से जब जीरो पे आई है तो इसका मतलब है यू आर स्लोइंग डाउन एंड यू हैव इवेंचुअली अप्लाइड स्टॉप्ड. तो यहाँ पे D part is also below the x-axis, so that is going to be the return journey, and that will be with the negative acceleration. ये चीज क्लियर हुई है. अच्छा, ये तो मैंने बिल्कुल रफ डायग्राम ड्रॉ किए है, ये पाथ जर्नी. मुझे बताएं ग्राफ में ऐसी क्या इंफॉर्मेशन होगी ओ से लेकर यहाँ तक जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं जिस पॉइंट, देखें हुआ क्या है, आप एक पॉइंट से स्टार्ट किया, आप आगे गए और वापस आए. वापस जहाँ वापसी का सफर आपका स्टार्ट हो गया जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था उसकी तरफ.
But what thing in the graph is actually showing that if you have actually reached your initial point, or you have stopped before your initial point, starting point, or you have crossed योर स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसी क्या इन्फॉर कहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी ग्राफ को? ये तो मैंने सिर्फ आपको एक ग्राफिकल इलस्ट्रेशन के लिए ये इत्तेफाक से ओ के बिल्कुल नीचे आ गया, बट इट इज नॉट नेसेसरी. इट कुड हैव बीन स्टॉप्ड समवेयर. फॉर एग्जांपल, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ से आप आगे गए, और जब यहाँ से आपने वापसी की, यू कुड हैव स्टॉप्ड हियर, or you could have stopped at your starting point, or you could have crossed your starting point and you could have stopped here. So there are three possibilities here. आप अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से पहले ही रुक जाएं, एरिया या एंड ग्राफ दोनों पार्ट्स का सेम होएगा. शाबाश, because the area between the graph and the x-axis of the velocity time graph gives you the displacement. If the area of these two triangles are exactly the same, it means that you have stopped at your starting point. तो आपकी डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगा. ठीक हो गया? अच्छा, अगर आप पहले ही रुक गए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचे, तो आपका फॉरवर्ड जर्नी का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि रिटर्न जर्नी का डिस्टेंस जो है वो कम होगा. द एरिया ऑफ द सेकंड ट्रायंगल वुड हैव बीन लेस एज कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट. अगर आप वापसी पे अपने स्टार्टिंग पॉइंट से भी आगे निकल गए हैं, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ग्राफ नीचे ही रहेगा, बट एरिया ऑफ द ट्रायंगल वुड बी ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल अप देयर. फॉरवर्ड जर्नी का एरिया, यानी फॉरवर्ड जर्नी का जो डिस्टेंस है, और रिटर्न जर्नी का जो डिस्टेंस है, वो आप उनको जब कंपेयर करेंगे तो रिटर्न जर्नी का डिस्टेंस ज्यादा होगा फॉरवर्ड जर्नी से. यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो अब नो हमारे सर. पेपर में इस तरीके के भी क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके पास बिलो एक्स एक्सिस आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा. अच्छा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी को अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं. वैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बहुत रेयर होता है कि आपका नेगेटिव एक्सिस में जाए, बट हम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल. तो अब हम देखते हैं कि वहां पे उसका मतलब क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आई स्टेटेड अर्लियर कि ये हमने आईजीसीएसई में भी पढ़ा, सिंपल ग्राफ अगर नीचे वाली साइड पे आ रहा है तो इट मींस रिटर्न जर्नी, तो उसमें एक्स एक्सिस से नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. अब यहाँ पे जब आप एक्स एक्सिस से नीचे वाली साइड पे जाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है बेटा, यहाँ, सो लेट्स सपोज दिस इज योर होम एट ओ, दिस इज योर स्कूल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आए, और जो आपकी रिटर्न जर्नी की डायरेक्शन थी, आप अपने घर से भी आगे चले गए. ठीक है, आप अपने घर से भी आगे चले गए उसी डायरेक्शन में मूव करते हुए. तो अगर अब मैं इसका पाथ ऑफ जर्नी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँ नीचे, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन अगर आपको बताऊं, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ, मार्क दिस एज एक्स. अच्छा जी, आपने अगर ओ से स्टार्ट लिया है, आप एक पॉइंट, बल्कि नहीं, ये तो ओ ही रहेगा इस केस में, इसको हम पॉइंट एक्स बोल देते हैं, इसको हम पॉइंट वाई बोल देते हैं. अच्छा, आपने पॉइंट ओ से स्टार्ट लिया, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी मींस आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में गए. सो लेट्स अज्यूम राइट साइड पे. सो इफ दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, तो हम इसको फॉरवर्ड जर्नी बोल देते हैं, बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव स्टार्टेड टू ऑब्जर्व द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो इसको हम फॉरवर्ड जर्नी कह देंगे. So with respect to this, B part is showing you the return journey because this is displacement time graph and the graph is, ये आप देख सकते हैं, with respect to time displacement is decreasing. Displacement होता है ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट से जो आपका डिस्टेंस होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब है आपने यहाँ से वापसी शुरू कर दी है, और जैसे ही आप इधर एक्स एक्सिस को टच करेंगे,
इट मीन्स आप अपनी इनिशियल जहां से आपने स्टार्ट लिया था आप वहां पे पहुंच चुके हैं। ठीक हो गया? यानी ये आपका घर और ये आपका स्कूल। तो आप घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है? सो आई मार्क्ड दिस एज पॉइंट ओ, तो ये आपका पॉइंट ओ है। तो आप वापस ओ पे पहुंच चुके हैं। नाउ यू आर कंटिन्यूइंग योर जर्नी इन द सेम डायरेक्शन, तो इसी को ये रिटर्न जर्नी के ही कैटेगरी में आएगा अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करेंगे। अगर हम बिल्कुल इससे पिछले पार्ट से कंपेयर करेंगे तो उसकी सेम डायरेक्शन है, तो अगर आप इसको फॉरवर्ड जर्नी कहते हैं तो ये भी फॉरवर्ड जर्नी हो जाएगा। तो ये आपने सेम डायरेक्शन में अपना डिस्टेंस कंटिन्यू किया और यहाँ पे लेट सपोज आप y तक पहुंच चुके हैं। ठीक है? अब डी पार्ट ऑफ द जर्नी वापस उससे भी वापसी स्टार्ट होगी और वापस आप ओ पे आ रहे हैं। आप वाई पे गए और वापस यहाँ से आप घर आ रहे हैं। ठीक हो गया? तो वाई से आप वापस ओ पे आ गए। यू रीच्ड होम अगेन। तो ओ से स्टार्ट किया, एक्स एक्स से स्टार्ट, फिर एक्स से ओ, वापस ओ, ओ से फिर आप उसी लाइन में आगे चले गए वाई, फिर वाई से वापस घर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट बताएं, नॉट द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पोजीशन से डिस्टेंस होता है, तो वो जीरो होगा क्योंकि आप ओ से स्टार्ट किया था, आप वापस ओ पे आके रुक गए। तो जिधर से आपने स्टार्ट किया है वापस वहीं रुक गए हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आपका टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है बिकॉज यू हैव कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। चीज क्लियर हुई है बेटा? ये वाला ग्राफ कम ही आता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बहुत कम देखने को मिलता है कि आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे है, बट स्टिल यहाँ तक क्लियर है बेटा? अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ स्केच करता हूँ और आई वुड लाइक यू गाइस टू स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगेंस्ट द सेम। तो जो पीछे हमने ग्राफ पढ़ा है समझ लें उसका फर्स्ट हाफ है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, दिस हाफ ओनली। ठीक हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक हो गया? प्लीज sketch the velocity time graph for this one। जल्दी से बनाएं और मुझे भेजें, शाबाश।
ओके, गुड हफ्सा, गुड अटेम्प्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, जब ए पार्ट ऑफ द जर्नी है, इज द वेलोसिटी इंक्रीजिंग और इज इट यूनिफॉर्म? Oh, never mind, sir. It's uniform, so it's gonna be a straight line. वेरी गुड सुहेब। बेटा इस पे लामीस थ्योरम लगाए ना, इतना लंबा कर क्यों कर रहे हैं आप? तीन फोर्सेस है इक्विलिब्रियम में, लामीस थ्योरम लगाएं और सॉल्व करें इसको। मुतशिम, is velocity here and here same? नो से। अच्छा आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करना था, ठीक है। अच्छा चलो वो तो चलो गलती से एस लिख दिया। अब वेलोसिटी सेम नहीं है तो एक ही लाइन तो नहीं होगी ना। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में व्हाट इज हैपनिंग टू डिस्प्लेसमेंट हियर? आयशा आमिर। So it's increasing. शाबाश, वेरी गुड। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द वेलोसिटी? हमने क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करना है, व्हाट कैन यू से अबाउट द वेलोसिटी इन दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ? Also increasing. What does the gradient of displacement time graph suggest you? Constant. Yeah, uniform velocity. So uniform velocity time graph में मुझे sketch करनी है, means uniform velocity means velocity is not changing, so the graph is going to be horizontal, ऐसे ही है? So this is a part of the journey, ऐसे ही? Okay, now what does the b part of the journey suggest, Muhtashim? What is happening to the displacement here? कांस्टेंट। Displacement. What is It's happening? decreasing. Displacement is decreasing. So what does this part suggest about the journey? पहले displacement increase कर रहा था, अब displacement decrease कर रहा है. So what does this part of the journey suggest about the journey? Displacement time graph में जब ग्राफ नीचे आए तो इसका क्या मतलब होता है? सा? Sir, it's returning. Yes, it's return journey. तो ये क्या होगा? रिटर्न जर्नी होगा। तो रिद्दा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिटर्न जर्नी कैसे बनाते हैं?
How do we We show show? negative velocity. With the negative velocity means we need to sketch it below the x-axis. ठीक हो गया? अब below the x-axis मुझे इसको sketch करना है so that I can show the return journey. जो return journey की velocity है वो भी constant है because the gradient of this part of the journey is also same. Straight line है. तो इसका gradient हमें ये suggest कर रहा है कि आपके पास थ्रू आउट बी पार्ट में सेम ग्रेडियंट है मीन सेम वेलोसिटी है बी पार्ट में so this is how the graph of this is going to be यहाँ तक क्लियर है गुड अली दिलावर शाबाश यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन No, sir. ठीक हो गया अच्छा नेक्स्ट है बेटा अब आपके पास equations of motion ठीक है now there are four equations of motions जो कि आपको मैकेनिक्स के जो फॉर्मूला शीट होती है उसके अंदर जो लिखी हुई होती है मैं वही फोर लिख रहा हूँ some of you may have studied 5 वो मैं बता देता हूँ वो कैसे v is equals to u plus at second is s is equals to half times u plus v times t third one is s is equals to ut plus half at squared and the fourth one is 2as is equals to v squared minus u squared we will be using these four equations of motions for whenever we are discussing a journey in which there is constant acceleration. Acceleration change jahan hogi, we won't be able to use these equations. These equations of motions are only for constant accelerations. ठीक हो गया? अच्छा, constant acceleration only. अच्छा, V stands for final velocity. U stands for initial velocity. T stands for time. A stands for acceleration. And S stands for displacement. Okay. Now, how many parameters are these? 5. आप इनमें से कोई भी इक्वेशन चेक करें आपको कितने पैरामीटर नजर आ रहे हैं हर इक्वेशन में हर इक्वेशन में कितने डिफरेंट पैरामीटर्स हैं टोटल ये आपके पास 5 पैरामीटर्स हैं हर इक्वेशन को जरा गौर से देखें कितने पैरामीटर्स हैं यूसुफ यूसुफ Sir, बेटा वाला जी जी कितने पैरामीटर हैं हर इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें हाउ मेनी पैरामीटर्स डू यू सी इन ईच इक्वेशन like different parameters
जैसे इसमें टी 2 दफा है तो ये एक ही दफा काउंट होगा। मोहतशम, सर सिर्फ 4। 4। 4 पैरामीटर्स है हर इक्वेशन में। अगर आप देखें टोटल किसी भी इन चारों में से कोई भी आप इक्वेशन ले लें तो उसमें टोटल 4 पैरामीटर्स हैं। ठीक हो गया। अब उन 4 में से आपको 3 का पता होना लाजमी है, यानी आउट ऑफ दीज 5 पैरामीटर्स एग्जामिनर आपको कोई से भी 3 पैरामीटर्स देगा। लेट्स सपोज दीज 3, तो इन तीनों को यूज करते हुए आप इनमें से कोई एक या फिर दोनों पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 4, आइदर ऑफ एनी ऑफ दीज 4 equations of motion। जो फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, you may have studied in physics, it is sometime helpful, s is equals to vt minus half at square। उसमें u की जगह v आ जाता है और प्लस की जगह माइनस आ जाता है। अगर वो आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई मसला नहीं है। आपके मैकेनिक्स में जो फॉर्मूला शीट में ये चार लिखे होते हैं, एंड वी शुड बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल आवर क्वेश्चंस विद ओनली दीज 4 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक हो गया। सो अभी हम देखते हैं, जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है वो यही थी कि आपको 5 में से 3 पैरामीटर्स एग्जामिनर ने दिए हुए होंगे। सो फॉर एग्जांपल यू हैव s इज इक्वल्स टू 50 meters, a is equals to 3 meters per second squared, and u equals 10 meters per second। Find v and t। मैंने आपको 3 पैरामीटर्स दिए हैं, v और t रह गया है। आप देखें इसको कैसे फाइंड करेंगे। मैं आपके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हैं आगे कॉपी कर देता हूँ so दैट आपको आसानी रहे। देखें जी, करें जरा। हाँ जी, हो गया। तो हे भाई, वेरी गुड।
ओके जी अली, हो गया बेटा? यस सर, हो गए। ओके एक्सीलेंट। अच्छा जी देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट करने के लिए लेट्स यूज 2as is equals to v squared minus u squared। हम इसमें से ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। So we are provided with the value of a and we are provided with the value of s। ठीक हो गया? v आपने फाइंड आउट करना है एंड u इज बेसिकली 10। यहाँ से आप v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 300 प्लस 100 एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू 400। v आपके पास आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है बेटा, अब आपने t फाइंड आउट करना है। t फाइंड आउट करने के लिए आप ये फर्स्ट वाली यूज कर लें। आपके पास v भी है, u भी है, a भी है। अब आप t फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो v इज इक्वल टू u प्लस a t। ठीक हो गया? तीन पैरामीटर्स इसमें से आपके पास हैं, विच इज v, वी जस्ट फिगर दैट आउट, विच इज 20 इक्वल्स u आपको उन्होंने 10 दिया हुआ था, लाइक द इनिशियल वेलोसिटी। Acceleration is 3 and you need to figure out the value of t. So 20 minus 10 is 10 is equals to 3t. So t आपके पास आ जाएगा 10 over 3, which is 10 over 3 कितना आता है बेटा? 3.33, correct to 3 significant figures. 3.33 seconds. यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, नेक्स्ट बेटा अब एक एग्जांपल जरा एक और देखते हैं हम यहाँ पे। But let's suppose this is your starting point A, this is B, and this is C. हाँ, A से B जो आपके पास डिस्टेंस है, let's suppose that is 40 meters, and A से B ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है with an acceleration of 3 meters per second squared. It started from rest. An object started from rest. It was at rest means it was not moving. Started from rest, started moving towards B with an acceleration of 3 meters per second square. After B, it started moving with an acceleration of minus 2 meters per second square, and C पे आके वो वापस रेस्ट पे आ जाता है। C पे आके वो रुक जाता है। Okay? Now, examiner wants you to find out total distance from A to C। ठीक हो गया? And total time from A to C। जी जनाब। हाँ, अच्छा मुझे बताएं रिदा, ए से लेकर सी तक मुझे टोटल डिस्टेंस बताना है। ए से लेकर सी तक मुझे टोटल डिस्टेंस बताना है। तो इस पूरी जर्नी के लिए मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा? या कौन कौन सी यूज कर सकता हूँ? ये रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। इस पूरी जर्नी के लिए ए से सी तक which of these can be used? पहले तो मुझे बताएं, ये
मेरा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको कोई नजर आ रहा है? अच्छा आमिर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। A से B we have a different acceleration, and B to C there is a different acceleration. So we cannot use any of these if I want to work out the journey A to C in one go. So A से C आप एक go में नहीं कर सकते. So we need to split the two journeys. A से B we have this acceleration, so we will be splitting it into two different halves. और फिर B से C the second part of the journey. ठीक हो गया? So first part is to work out the total distance. We know the distance from A to B. We only need to know the distance from B to C. B to C, if you look carefully, how many parameters are there? मुतशिम, कितने parameters दिए हैं examiner ने? So 1. ध्यान से, अच्छा 1 कौन सा? Acceleration. कितनी है? -2 meters per second square. शाबाश। इसके अलावा और कोई पैरामीटर नहीं नजर आ रहा आपको A से C, B से C तक? B से C और कोई पैरामीटर नहीं है? आयशा आमिर, Something. Sir, no, Yeah. you. sorry, We can find out the initial speed at B. no, I'm asking about and any other. अभी इस स्टेज पे वो तो चलो बाद में देखेंगे। अभी क्या क्या पैरामीटर्स पता है आपको, या एक ही पता है या कितने पैरामीटर्स पता है A से C? V is 0. V is 0, फाइनल वेलोसिटी इज 0, C पे आके वो रुक गया है। V is 0 meters per second. तो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं सिर्फ यहाँ पे, so we cannot find out कुछ, हम इसमें से कोई भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि 3 पैरामीटर्स का होना लाजमी है। So what are we gonna do here? जो B पे वेलोसिटी होगी, B टू C जर्नी को अगर आप देखेंगे तो वो इस जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी होगी, और B पे जो भी वेलोसिटी होगी वो A टू B को अगर आप देखेंगे वो इस B पॉइंट पे वो फाइनल वेलोसिटी होगी। सो हम एक काम करते हैं, इस जर्नी को यूज करते हैं पहले और B पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। वट एवर द वेलोसिटी हेयर इज, अब जब A से B हम यूज कर रहे हैं तो ये जो वेलोसिटी होगी इसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे कितनी है? 0, एक पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर एक्सेलरेशन, तीसरा पैरामीटर डिस्टेंस। तीनों पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है। इन तीनों को यूज करते हुए हम यहाँ पे V फाइंड आउट करेंगे। तो कौन सी इक्वेशन हम यूज करें इसमें से? 2AS इक्वल्स V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है। हमें V फाइंड आउट करना है। सो A इज 3, S इज 40, V फाइंड आउट करना है, U आपके पास 0 है। तो V स्क्वायर इक्वल्स टू 2 3 6 6 4 24, 240। V आपके पास आता है रूट ऑफ 240। अभी मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखता हूँ, 4√15 meters per second. अच्छा, now velocity here at B point is 4√15. Now the very same velocity will be the initial velocity of the journey from B to C. अब इधर आपको देखा जाए, now from B to C आपके पास 3 पैरामीटर्स आ गए हैं। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी है और आपके पास एक्सेलरेशन है। आपको S की वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आप अगेन सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। So this was from A to B. Now B to C आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर।
2, A है आपके पास -2, S आपने फाइंड आउट करना है, V आपके पास 0 है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपने अभी हमने कैलकुलेट की विच वाज 4√15 स्क्वायर। अच्छा, अब ये हो जाएगा आपके पास -4s इक्वल्स -4। अच्छा, अब ये पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर सिर्फ अंदर वाले का है, माइनस साइन बाहर है, तो उसे ओवरऑल वैल्यू ऑफ नेगेटिव रहेगी। 4 स्क्वायर इज 16 टाइम्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो टाइम्स 15, तो ऐसा हो जाएगा आपके पास 16 टाइम्स 15 ओवर 4, माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, सो 16 times 15 over 4, this is 60 meters. तो this here is 60 meters। ये आपके पास एक आंसर आ गया। तो ये हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। अब टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा बेटा? A to C 40 meters plus 60 meters 100 meters आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्लियर सर। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास तीनों पैरामीटर्स हैं, मेन मुश्किल काम यही था इसमें। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में भी तीनों पैरामीटर्स हैं, बल्कि इसमें 4 आ गए हैं आपके पास, तो आपके पास अब ज्यादा वैरायटी है, बूफे लगा हुआ है, अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन उठाएं। टी फाइंड आउट करना है आपने, टी इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, 4 पैरामीटर्स हैं आपके पास, देख लें बेस्ट क्या है। बी पार्ट, बी से सी भी आपके पास कितने पैरामीटर्स हैं? इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, डिस्टेंस भी है, अगेन आपके पास 4 पैरामीटर्स हैं, बूफे लगा हुआ है, अपनी मर्जी से जनाब अली आप एक देखें क्या करते हैं इसमें। So let's go for the first one. V is equals to U plus AT। हम सबसे पहले A to B जर्नी जो है उसको देखते हैं। So V आपके पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में फाइनल वेलोसिटी इज 4√15, U is 0 प्लस A is 3, T आपने फिगर आउट करना है, तो T आपके पास आ जाएगा 4√15 over 3। ठीक हो गया? सो आई लीव इट एज इट इज, हम नेक्स्ट पार्ट भी साथ ही कर लेते हैं। बी टू सी जर्नी जो है, हम अगेन यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे आप देखें फाइनल वेलोसिटी उस केस में है 0, सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी में द फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी अब आपके पास है 4√15 प्लस एक्सेलरेशन है -2 और टाइम आपने फिगर आउट करना है, तो ये आपके पास बनेगा 2t इज इक्वल टू 4√15, so t is equals to 2√15, so this time and this time total आपके पास आ जाएगा 2√15 plus 4√15 over 3। The total time taken is 4√15 over 3 plus 2√15 is 12.9 seconds, correct to 3 significant figures। हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलें जी, दिस इज इट फॉर टुडे। अच्छा, कल वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों दिन क्लास नहीं होगी। कल हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स का फेयरवेल है, और मैं वहाँ पे हूँगा शाम को। थर्सडे फ्राइडे पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो मैं तीनों दिन ऑक्यूपाइड हूँ ऑफिशियल कमिटमेंट में। तो ये जो तीनों दिन की क्लासेस मिस्ड होंगी वो हम सैटरडे और संडे को लेंगे। ये मैं अभी से बता रहा हूँ, इस सैटरडे संडे को दोनों दिन क्लास होगी आपके पास। तो आप समझे वीकेंड के अलावा एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल रही है आपको, 3 छुट्टियाँ ये आगे, फिर उसके बाद आगे वीकेंड पे छुट्टी नहीं है, सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास होगी। टाइम इंशाल्लाह आई विल बी कम्युनिकेटिंग इन द मॉर्निंग ऑफ सैटरडे। ठीक है, चल टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।